साल 2024 में राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद सीटें खाली हुई तो वहीं 2 विधायकों का निधन हो गया था। आपको बताते हैं कि राजस्थान में किन 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ और किस सीट पर किस पार्टी ने जीत हासिल की। विधानसभा उपचुनाव में मरुधरा में फिर कमल खिला। उपचुनाव की 7 में से 5 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। भाजपा ने झुंझुनू में कांग्रेस का 30 साल पुराना गढ़ ढहाया तो वहीं खिंवसर में बीआरएलपी के किले में सेंध लगाई। जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया और इस जीत के बाद अब हमारी सरकार की जवाबदेही बढ़ गई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी के 115 विधायक थे। आरएलपी का 1 विधायक, कांग्रेस के 69 विधायक, बीएसपी के 2 विधायक, भारत आदिवासी पार्टी बाप के 4 विधायक, निर्दलीय 8 विधायक, आरएलडी का 1 विधायक। अब विधानसभा में बीजेपी के 119, बाप के 4, बीएसपी के 2, कांग्रेस के 66, निर्दलीय 8 और राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक है। आपको बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस ने देवली, उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़ सीटें खोई है। कांग्रेस के पास 4 सीटें थी, अब एक दौसा सीट से ही जीत दर्ज की है। इस तरह कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, उसे 4 सीटों का लाभ मिला। इस बार ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी ने झुंझुनू में 19वां चुनाव लड़ा। झुंझुनू सीट पर 5 बार श्रीसराम ओला सांसद, 4 बार विधायक रहे। वहीं श्रीसराम के पुत्र ब्रजेंद्र ओला 7 बार चुनकर विधानसभा पहुंचे। राजस्थान की राजनीति में साल 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रियों और दिग्गज नेताओं के अगले कदम का इंतजार है। नेताओं की नजर बोर्ड और आयोग के पद पर टिकी है। इस साल बोर्ड, निगम और आयोग के खाली बड़े पदों को भरने की तैयारी है। नेताओं ने अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश भाजपा में जिला संगठनों का चेहरा 10 जनवरी तक बदल जाएगा। संगठनात्मक रूप से बने सभी जिलों में संभावित जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जल्द तैयार होगी और अगले 9 दिनों के भीतर अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा की बुधवार को हुई संगठनात्मक बैठक में यह तय किया गया। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी संगठन चुनाव प्रक्रिया पर बातचीत हुई। मंत्रिमंडल फेरबदल से जुड़े सवाल पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहले तो बोले यह मुख्यमंत्री का विषय है, फिर कहा सीएम के काम से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से संतुष्ट है। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मणिपुर हिंसा से जुड़े बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत को विचार करना चाहिए कि उनकी सरकार जनता की नजर में फेल साबित क्यों हुई। राजस्थान की बात करो और बताओ कि क्यों हारे और उस हार से क्या सबक लिया। मणिपुर तो बहुत दूर है। तंज कसते हुए कहा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला कैसे लूटा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की अगले कुछ महीनों में होने जा रही घोषणा से पहले ही राजधानी का राजनीतिक पारा इस कदर गर्म हो चुका है कि पार्टियों का स्थानीय नेतृत्व आए दिन अपनी अपनी आक्रामकता की नई लकीरें खींच रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी भाजपा में जारी वार पलटवार के बीच कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति भी आपको गहरे रूप से परेशान करते दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आप पर किए जा रहे तीखे प्रहार राजधानी के चुनाव को दिलचस्प बनाने की दहलीज की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। आप सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के हमलों की बौछार में अभी तक पार्टी हाईकमान की ओर से किसी तरह की रोक टोक नहीं की गई है और चुनाव के मद्देनजर स्थानीय कांग्रेस नेता इसे पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। राजधानी में पिछले 2 चुनावों में पूरी तरह सफाई का सामना कर चुकी प्रदेश कांग्रेस इस बार विधानसभा में अपनी तस्वीर बदलने के लिए ताकत झोंक रही है और हाईकमान के अब तक के मौन समर्थन की रणनीति को पार्टी की चुनावी सेहत के लिहाज से मुफीद माना जा रहा है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि चुनाव की घोषणा के बाद भी प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान तेवर में
किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती है तो पार्टी न केवल चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में सफल रहेगी बल्कि सम्मानजनक सीटें भी हासिल कर सकती है। दरअसल स्थानीय नेताओं की चिंता इसको लेकर है कि INDIA गठबंधन की एकता की राष्ट्रीय स्तर की सियासी मजबूरी में शीर्ष नेतृत्व कहीं आपके खिलाफ नरम न पड़ जाए। ऐसा हुआ तो चुनाव अभियान डामाडोल होने के साथ राजधानी में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को भी झटका लगेगा। वैसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित जैसे सूबे के बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने के साथ साथ दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों का काफी पहले ऐलान कर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक अपनी गंभीरता नहीं दिखाई है। कांग्रेस के हमलों से तिलमिलाई आप। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, संदीप दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आप सरकार ही नहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद तीखे सियासी हमले कर रहे हैं। इनके हमलों को लेकर आप इतनी तिलमिला गई कि उसके नेताओं ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने का अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह तक कर डाला। बावजूद अभी तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता आप सरकार की विफलताओं को अपनी लिस्ट में रोजाना गिनाते हुए प्रहार कर रहे हैं। संदीप दीक्षित तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ वैसे ही कठोर टिप्पणियां कर रहे हैं जैसी 2012-13 में केजरीवाल कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं पर करते थे। दिल्ली चुनाव से जुड़े पार्टी के रणनीतिकार भी मानते हैं कि आपसे नरमी का मतलब चुनावी आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि केजरीवाल की सत्ता सियासत की इमारत 2013-15 में कांग्रेस की ध्वस्त हुई सामाजिक राजनीतिक बुनियाद पर खड़ी है। ऐसे में पार्टी को अपना आधार वापस हासिल करने के लिए आपके खिलाफ कुछ वैसा ही सियासी तेवर क्लेवर करना होगा जैसा वे विरोधियों के खिलाफ करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। सोशल मीडिया में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत से कथित बदसलूकी की खबरें चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 26 दिसंबर को उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में यूबीटी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राउत पर हमला किया बल्कि धकियाते हुए एक कमरे में ले गए और उन्हें बंद भी कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरशेखर के पर्सनल ब्लॉग में यह दावा किया गया कि इस नोकझोंक के दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, मगर वे पूरे घटनाक्रम के दौरान खामोश रहे। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया। भाऊ तोरशेखर के इस दावे का हम पुष्टि या समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि भाऊ तोरशेखर के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ही शिवसेना यूबीटी की ओर से इस घटना के बारे में कोई खंडन या बयान नहीं आया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी खामोश है। लेकिन इसी बीच उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी के तेवर एक बार फिर बदलते दिख रहे हैं। पार्टी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की है। राउत ने कहा कि राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाकर सराहनीय काम किया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने गढ़चिरौली के पिछले संरक्षक मंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपने एजेंट नियुक्त किए और पैसा इकट्ठा किया जिससे नक्सलवाद बढ़ा। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी इस बात की सराहना करती है कि मुख्यमंत्री ने संरक्षक मंत्री के रूप में गढ़चिरौली का प्रभार संभाला है। ANI के अनुसार राउत ने कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र हमारा राज्य है और गढ़चिरौली जैसी जगह जो नक्सलवाद से प्रभावित है, अगर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और संवैधानिक रास्ता चुना तो हम उसका स्वागत करते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद ने आगे कहा कि गढ़चिरौली का विकास पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा। राउत ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी की भी सराहना की है जब उन्होंने अच्छा काम किया है। राउत ने कहा, मैंने नक्सलियों को हथियार डालते और भारतीय संविधान को स्वीकार करते हुए देखा है, इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर गढ़चिरौली जैसे जिले का विकास होता है तो यह पूरे राज्य के लिए अच्छा है और अगर यह महाराष्ट्र का स्टील सिटी बन जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। राउत ने कहा, लोग केवल उन उद्योगपतियों से पैसे ऐंठने के बारे में सोचते हैं जो नक्सल प्रभावित जिले में काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि स्थिति बदलती दिख रही है और इसकी सराहना की जानी चाहिए।
शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि आज तक यह चलन रहा है कि जो भी उद्योग गढ़चिरौली में आता है, लोग केवल उस उद्योगपति से जबरन वसूली के बारे में सोचते हैं जो गढ़चिरौली में कुछ शुरू करने की इच्छा रखता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें बदल रही है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बुधवार को 1 करोड़ रुपए के इनामी विमला चंद्र शीदम उर्फ तारका समेत 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 8 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत 11 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान के घर पर जल्द ही प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। यह घर बिना नक्शा पास करवाया गया है और इसको लेकर प्रशासन 2 बार नोटिस भेज चुका है। इन नोटिस पर सपा सांसद ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। संभल प्रशासन अब उन्हें और कोई नोटिस नहीं भेजेगा। संभल प्रशासन ने जियाउर रहमान को आखिरी नोटिस 28 दिसंबर 2024 को भेजा था। इसका जवाब 4 जनवरी 2025 तक दिया जाना है। यह तारीख निकट आ गई है। इससे पहले जियाउर रहमान के घर के बाहर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। जियाउर रहमान पर संभल में जामा मस्जिद हिंसा मामले में भड़काऊ बयान देने, बिजली चोरी करने और गाड़ी से एक्सीडेंट करने संबंधी मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। पहले हिंसा भड़काने को लेकर सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 6 महीने पहले गाड़ी से हुए हादसे की फिर से जांच शुरू कराई गई। बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही 1.91 करोड़ का जुर्माना तय किया गया। इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा सांसद का मकान प्रशासन की नजरों में आ गया है। इसको लेकर 5 दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया। इसमें 12 दिसंबर को अवधि पूरी होने पर सांसद की ओर से अधिवक्ता ने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया। 15 दिन की अवधि वाले इस नोटिस का समय भी बीती 27 दिसंबर को पूरा हो गया। इसके बाद 28 दिसंबर को विनियमित क्षेत्र की प्राधिकारी एसडीएम संभल की ओर से 7 दिन का तीसरा व अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया। इसकी अवधि 4 जनवरी को पूरी हो जाएगी। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश होने के बाद सर्वे शुरू होते ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क द्वारा की गई बयानबाजी को भड़काऊ बताते हुए पुलिस प्रशासन ने 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा में नामजद करते हुए आरोपित बनाया। इसके बाद उनकी गाड़ी से हुई दुर्घटना की कई महीने बाद दोबारा से जांच कराने के लिए फाइल खुलवा दी। सोमवार और बुधवार को उन्हीं के मोहल्ले में सर्च अभियान चलाया गया। इसमें पहले दिन 13 मकानों में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 2 तमंचे व 73 स्मैक की पुड़ियां बरामद हुई थी। बुधवार को 20 घरों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान घर में लगे बिजली के पोल और अतिक्रमण कर चौक में बनाई गई दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब सांसद द्वारा दीपा सराय में बनवाए जा रहे मकान को बिना नक्शे के बनाने पर नोटिस देकर ध्वस्तीकरण कराए जाने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। इसकी मियाद भी 7 दिन के लिए रखी गई है। विनियमित क्षेत्र की प्राधिकारी एवं संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि शनिवार को नोटिस तामील करा दिया जाएगा। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस को लक्षित 13 स्थानों में से केवल 3 में ही सफलता मिली। छापेमारी के दौरान उन्होंने कई वाहन जब्त किए और 32 वाहनों का चालान काटा गया। पुलिस के अनुसार आपत्तिजनक सामान 3 घरों से बरामद किया गया, जिनके मालिक मुल्ला अरशद, ताजोर और महवार है। एसपी बिश्नोई ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आज मुखबिर की सूचना पर दीपा सराय और तिमारदास सराय के आसपास के इलाकों में 13 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें से पुलिस को 3 जगहों पर सफलता मिली। इसमें मुल्ला अरशद नाम के व्यक्ति के घर से 93 पैकेट स्मैक बरामद हुई। ताजोर नाम के व्यक्ति के घर से 315 बोर की पिस्तौल और दूसरे व्यक्ति महावार के घर से 315 बोर की पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उन्होंने कहा इसके अलावा करीब 32 वाहनों के चालान काटे गए और कुछ वाहनों को जब्त किया गया है।
पुलिस द्वारा इस तरह के तलाशी अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फिर झटका लगा है। खबर है कि बुधवार को पार्टी के एक साथ कई पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। खास बात यह है कि दल बदल ऐसे समय पर हुआ है जब मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। हालांकि अभी चुनाव की तैयारियों का ऐलान नहीं हुआ है। पुणे से 5 पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पांचों ने भाजपा ज्वाइन की। इनमें विशाल धनावडे, बाला ओसवाल, संगीता थोसार, पल्लवी जवाले और प्राची अलहट का नाम शामिल है। खास बात यह है कि ये सभी पीएमसी में कई बार पदों पर रह चुके हैं। दल बदलने वाले ओसवाल बीबेवाड़ी इलाके से आते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अंतिम है। मैं जानता हूं कि इससे शिव सैनिकों को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने हमेशा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बरकरार रखने की कोशिश की है। मेरा फैसला मेरे राजनीतिक भविष्य के हित में है। ओसवाल के पार्टी छोड़ने को शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कस्बा पेठ क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले धनावडे बताते हैं, मजबूत आधार होने के बाद भी राज्य या शहर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के मौके नहीं मिले हैं। पुणे शहर में पार्टी को बगैर सहारा जैसा महसूस होता है। बीते 5 सालों में पुणे में पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के इरादे से कोई भी बैठक नहीं हुई है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे आगामी किसी भी चुनाव में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। ऐसे में बीएमसी चुनाव के लिए भी शिवसेना यूबीटी ने तैयारी तेज कर दी है। उद्धव ठाकरे ने नए साल में फिर से मैराथन बैठक शुरू करने का फैसला लिया है, जो कि 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक चलेगी। मुंबई निकाय चुनाव यानी बीएमसी की पृष्ठभूमि में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई की 36 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। 21 दिसंबर को मुंबई में निरीक्षकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद अब पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई में विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई और उन्होंने शाखा प्रमुखों से लेकर विभाग प्रमुखों तक से बातचीत की। इतना ही नहीं, इसके बाद निरीक्षकों ने 21 दिसंबर तारीख को एक बैठक में उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट सौंपी। आगामी मुंबई नगर निगम का चुनाव ठाकरे समूह अपने दम पर लड़े, इसके लिए उद्धव ठाकरे स्थानीय पदाधिकारियों से बातचीत करने जा रहे हैं। मातोश्री से विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख और पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने का आदेश दिया गया। इस बैठक में नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा और जनवरी में उद्धव ठाकरे की शाखा यात्रा के आयोजन पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।